नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ एटीएस। हाथरस का मामला देश में अंगार बन के उमड़ रहा है, लेकिन इस बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी ने अभी तक नहीं दिए हैं। चाहे वो बलरामपुर का मामला हो, चाहे वो भदोही की घटना हो। इस तरह की घटनाओं में सरकार की कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों में कंफ्यूजन का एक टॉपिक बने हुए हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों का जो सवाल जवाब है, भोगनेपुर सीट के विधायक जिनका नाम है विनोद कटियार जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य अभी फिलहाल के लिए कैसा है, क्योंकि आप कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है। बिल्कुल ठीक है नवनीत जी, और आपके माध्यम से सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। वही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कटियार जी काफी अच्छे समाज सेवक हैं और काफी दिग्गज जो है नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा है कि आप भोगनीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन ये सब अचानक हुआ और आप चुनाव भी लड़े और उसके बाद चुनाव जीते भी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने टिकट जो है सिकंदरा विधानसभा से मांगा था जी। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मुझे भोगनीपुर से लड़ाया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी हुई। जी। तो अब आजादी से लेके यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी वहां से चुनाव लड़े, वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन मैं जीता। जैसा कि आपको पता है कि देश में हाथरस कांड को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। तो सबसे पहला सवाल हाथरस कांड में आपसे पूछना चाहूंगा कि हाथरस कांड में क्या सरकार की लापरवाही मानी जाए, चिकित्सकों की लापरवाही मानी जाए या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही मानी जाए? देखिए, ये हाथरस का जो मुद्दा है ये बड़ा व्यापक रूप ले लिया है। इसकी जांच चल रही है, एसआईटी भी चल रही है और सीबीआई की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। कहीं ना कहीं जो उसका दाह संस्कार हुआ, इसमें कुछ लापरवाही जरूर हुई। बाकी चूंकि ऐसी आशंका थी कि कोई बड़ा जिस हिसाब से आपने देखा कि पीएफआई के लोग पकड़े गए और एक बड़ी फंडिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश में बबला फैलाने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए वहां के स्थानीय प्रशासन ने जो निर्णय लिया, अब वो उनका निर्णय था। अब उन्होंने अपना सोचकर जो सही होगा वो निर्णय लिया होगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर इसमें उनके पेरेंट रहते, उनके माता पिता को संज्ञान में होता और वो उसमें दाह संस्कार में होते, उनके भाई होते, तो और अच्छा रहता। तो कटियार जी, मैं पीएफआई वाले मुद्दे पे तो बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं बलिया के जो विधायक हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, उन्होंने बीते दिन एक बयान दिया। बयान में उन्होंने ये कहा कि अगर माँ बाप अपनी बेटियों को संस्कार सही से दें तो इस तरह की घटनाएं जो है लड़कियों के साथ होनी बंद हो जाएंगी। तो क्या यही वजह है कि कुलदीप सेंगर जैसे विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी से निकलते हैं? देखिए, ऐसा है, ये किसी दल की आप बात मत करिए। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी से पहले बसपा में थे, उसके पहले सपा में थे। और एक आप तो अपना हिंदुस्तान की एक जो संस्कृत की बात करिए। हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो कल्चर है, हमें ये नहीं बताया जाता है। और बलात्कार होता है। अगर कौन क्या बयान देता है, इससे मैं संबंध नहीं अपने आप को करता, लेकिन निश्चित रूप से जो कृत्य है वो कृत्य है। जी। तो क्या आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि संस्कार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है? देखिए, ये विषय कोई हर विधायक को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र में, और भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हर व्यक्ति हर बात कह सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो ये कृत्य हुए हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये बहुत ही अशोभनीय है, गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक रही बात कल्चर की, कल्चर ठीक बात है, अपनी परंपरा जो संस्कृत है उसका निर्वाह होना चाहिए, लेकिन अगर उसका निर्वाह नहीं होता तो इस तरह का कोई घटना घटे, ये भी तो बात अच्छी नहीं है ना। तो मैं इससे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता।
मतलब आप इस बयान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं करता। जी, बिल्कुल यही उम्मीद थी मुझे कटियार जी आपसे। अच्छा कटियार जी, अब मैं पीएफआई पे आना चाहूंगा। आप कहते हैं कि पीएफआई को बाहर से फंड होता है। मैं हालांकि उस देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कहते हैं कि उस देश से पीएफआई को फंड आता है। जी। तो कटियार जी, जब मैं सीक्रेट एजेंसीज की बात करता हूं, जो सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर से कलेक्ट करके हमारे देश में केंद्र में पहुंचाते हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त इस चीज का एक्शन नहीं लिया। देखिए नवनीत जी, आप जी तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी जब कभी कोई घटना घटती है जी और अगर एक्शन न लिया होता तो 4 लोग पकड़े न जाते। एक्शन लिया तभी तो पकड़े गए। हमारी इंटेलिजेंस ने पता लगाया तभी तो पकड़े गए। अच्छा, इंटेलिजेंस ने जब पकड़ा, उन 4 लोगों को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के माध्यम से मालूम पड़ा कि उनकी जो फंडिंग है ओवरसीज से आ रही है, विदेशों से आ रही है। अब विदेश में उन्होंने मॉरिशस का एक नाम आया, मॉरिशस के थ्रू भी फंडिंग आ सकती है और मॉरिशस से भी आ सकती है। जांच चल रही है, अभी जांच का विषय है ये, इस पर बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जांच में बाधा पड़ेगी। तो अगर हम मॉरिशस हमारा मित्र प्रदर्शन कंट्री की है। बात करें, कटियार जी, अगर हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो हमें बसपा वाले दिखते हैं, हमें कांग्रेस वाले दिखते हैं, लेकिन अगर हम बीइंग अ जर्नलिस्ट कोई खबर कवर करते हैं तो हमें पीएफआई का कोई ऐसा इंसान वहां दिखा नहीं प्रदर्शन करते हुए। तो फिर ये जो इल्जाम है वो किस बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं? देखिए मैंने बताया ना कि आप जब उनके 4 लोग पकड़े जाते हैं जी और ये खबर हमारी इंटेलिजेंस को मिलती है कि वहां से लोग चले हैं और बलवा फैलाने की पूरी कोशिश है। उत्तर प्रदेश अमन चैन से न रहे, इसके लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। विश्व का मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी भी ताकतें लगी हुई हैं और जी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है। उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करता है देश के प्रधानमंत्री का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है। उत्तर प्रदेश में जो भाईचारा है उसको नष्ट करना चाहते हैं। ऊंच नीच का जो भेद है, हमारे जो संस्कृत है, दलित है चाहे सवर्ण है, इस तरह की जो संस्कृत है, इसके बीच में एक दरार डालने की बात है। उनको एक ऐसा मौका मिला कि हाथरस के माध्यम से इस दरार को, खाई को बढ़ाया जा सकता है, एक समाज में बहुत ज्यादा वैमनस्यता लाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस षड्यंत्र का को नष्ट नाबूद किया गया। और रही बात पीड़िता को न्याय की, तो ये बात सही है कि पीड़िता को न्याय दिया जाए और मैं भी उस बात में हूं कि पीड़िता को 100% न्याय मिलेगा 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 और पीड़िता की हर तरह से सुरक्षा की जाएगी। किसी तरह से पीड़िता के परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। आपसे की जा सकती है, लेकिन कटियार जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी जो हाथरस कांड हुआ, जैसे कि बलराम कांड हुआ, बलरामपुर कांड हुआ, भदोही कांड हुआ, तो इसको सांप्रदायिक जो एक पेंट किया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। जी उत्तर प्रदेश से भगवान राम का भी जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सामरिक जगह है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजमान हो जाते हैं। ऐसी जगह पर जहां उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना जैसे इंडिया का हृदय है, ऐसी जगह पर अगर उत्तर प्रदेश में किसी तरह से बवाल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो जाएगा। यही तो लोग चाहते हैं देश में आज की डेट में। नहीं विधायक, सवाल मेरा ये था, नहीं विधायक एक मिनट, विधायक जी सवाल मेरा ये था कि अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो उत्तर प्रदेश में खबर आ रही है या फिर एक चीज फैल रही है कि ठाकुरवाद वर्सेस ब्राह्मण हो रहा था पहले विकास दुबे के टाइम पे, अब ठाकुरवाद वर्सेस दलित हो रहा है, तो क्या इस रंग पर आपका क्या कहना है? देखिए नवनीत जी, जब कभी कोई समाज का व्यक्ति किसी पद पर पदासीन होता है तो कुछ इस तरह के आरोप लग जाते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के धारणा पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो सबके साथ है, सब समाज की बात करती है और हमारे देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले,
जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, हर वर्ग को लाभ मिल रहा, वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आरोप, अब अगर विपक्ष के पास अगर आरोप न लगाए तो फिर विपक्ष रहेगा कैसे? जब उनके पास में समस्याएं है नहीं, उनको समस्या दिखती ही नहीं है, तो वो कुछ न कुछ तो ढूंढेंगे। अब नवनीत जी है, आप अगर आज एंकर हैं, आप दूसरा आदमी आ जाए कहे कि भैया आप एंकर हैं, आप तो अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ये दूसरा एंकर ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर आदमी के, हर व्यक्ति की कुछ न कोई जात होती है, हर वर्ग, कोई न किसी वर्ग से कोई आएगा जो सर्वोच्च पद पर बैठेगा। लेकिन देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे ढंग से चलाया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी वर्ग विशेष पर ध्यान नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी जात की बात नहीं करती है, संप्रदाय की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है, सबके सम्मान की बात करती है, और सबके को सम्मान दिलाने की बात करती है। जी कटियार जी, अगर मैं कहूं, उत्तर प्रदेश में जो एक रात हमको देखने को मिला या पूरे देश को देखने को मिला कि अचानक ही जबरन तरीके से ही पुलिस द्वारा जो युवती का शव जलाया गया है, तो ब्रिटेन तक के सांसदों ने उस चीज की निंदा की है। देखिए, ये पहले जैसा मैंने बोला आपको, ये जो विषय है, ये विषय की गहराई मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्थानीय लेवल पे स्थायी प्रशासन इसका निर्णय लेता है। क्या वजह रही, क्यों ऐसा करना पड़ा उनको? अब जैसे कि एक बात आ रही है कि बलवा फैलने की ज्यादा संभावनाएं थी, इसलिए रात में वो निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अगर वो निर्णय लिया था तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि अगर उनका परिवार होता और परिवार के साथ अगर ये दाह संस्कार होता तो अच्छा रहता। जी, मतलब आप इस चीज की निंदा कर रहे हैं कि जबरन तरीके से अंतिम संस्कार करना? हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन को कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। अपनी सरकार को, अपने स्टेट को और अपने जिले में किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसके लिए एक कोई न कोई निर्णय लेना पड़ता है। अगर उनको लगा होगा कि ऐसे अगर ये डेड बॉडी अगर सुबह तक रहती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, ऐसी कंडीशंस में वहां के स्थानीय प्रशासन, मुझे नहीं जानकारी है कि स्थानीय प्रशासन की क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि बलवा फैलने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने रात में ही ऐसा बात का निर्णय लिया और परिवार को बताया। लेकिन परिवार को साथ ले जाते और अच्छा रहता, ये मेरे कहने का मतलब है। सर, आप कहते हैं कि लॉकडाउन के नियमों को अच्छे से उनका पालन करना चाहिए, क्या आप ये चीज मानते हैं? देखिए, लॉकडाउन के नियमों का तो हमारी सरकार पालन कर रही है, लेकिन विपक्षी नहीं पालन कर रहे हैं। जिस तरह से वहां पर 200, 300, 400, 500 की तादाद में लोग जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन का निर्णय हो रहा? नहीं होगा। जिस तरह से हम लोगों को सामाजिक दूरी रखनी चाहिए, क्या हम रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल गलत। भाई, अगर संवेदना प्रकट करनी है कोई भी विपक्षी दल, क्या वो गलत नहीं है? जब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही थी और जब उन्होंने शपथ लेनी थी तो वहां पर भी 300-400 लोग थे और नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके मास्क गले में लटके हुए थे। ये तो अगर मैं किसी की सुनी कहूं तो ऐसा हो कि हेलमेट जो है हम हाथ में पहनेंगे और सर पर नहीं पहनेंगे। इसी तरह का जो आज वो यही देखने को मिली कि मास्क उनके नीचे थे और वहां पर सारे लोग एक दूसरे से चिपकते नजर आ रहे थे। तो अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पालन कर रही है, लेकिन जनाब मध्य प्रदेश में सब कहां हो रहा है? देखिए नवनीत जी, अब आप हाथरस से मध्य प्रदेश पहुंच गए। मध्य प्रदेश में जो नहीं सर, आपने कहा ना कि लॉकडाउन का जब आपने जिक्र किया, तो लॉकडाउन का जिक्र करते हुए ही मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं, क्या वो इस चीज का पालन सही से कर रहे हैं? तो इसलिए मैं जो विधायक जी हैं, देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर सकता हूं, और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और सामाजिक जो दूरी है उसका पालन हो रहा है। इसके बावजूद हम भी संक्रमित हो गए, हमारे डिप्टी सीएम साहब संक्रमित हो गए, हमारे बहुत सारे मंत्री संक्रमित हो गए। देखिए, ये संक्रमण बहुत बड़ी महाबीमारी है। इस बीमारी
में इस तरह से आदमी संक्रमित हो, हम सब लोगों को बचा के चलना चाहिए, हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग सावधानी बरतने के लिए यही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि काम भी करना है, सामाजिक दूरी भी रखनी है, प्रदेश को भी बढ़ाना है, देश को भी बढ़ाना है और अपने आप को भी स्वावलंबी बनाना है। यही देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। अच्छा कटियार की निंदा से हटके मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां पर आपने चुनाव लड़ा, भोगनीपुर सीट जो है, वहां पर पहले सपा का राज था जी। और आप वहां से चुनाव भी लड़े और आपने चुनाव जीत भी लिया। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? उस चीज पर आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? देखिए नवनीत जी, टिप्पणी नहीं, इसमें मैं एक बात कहूं कि उस वक्त का हमारा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य हुआ करते थे जी। और जब से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष बने, एक छोटी छोटी जाति के लोगों को जोड़ने का काम हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की एक लहर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रही है, अब मैं कहूं पूरे विश्व में चल रही है आज की डेट में। ऐसा पार्टी, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और ऐसा नेतृत्व मिला और सारे लोगों ने जो एक वातावरण बनाया, उस वातावरण से की कड़ी में हम अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। अच्छा विधायक जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि जब हम विधानसभा जाते हैं, जब आप विधानसभा जाते हैं, विधानसभा में जब पॉलिसीज बनती हैं जो कि इंप्लीमेंट होनी होती है ग्राउंड लेवल्स पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो गरीब किसान मजदूर होता है उनको उन नीतियों के बारे में नहीं पता होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को उस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जहां पर उन गरीब मजदूरों को उस चीज की कम्युनिकेशन अच्छे से हो, ताकि हर गरीब मजदूर को जो कि डिजर्व करता है उसको उसका हक पूरा मिले? क्या उसकी कम्युनिकेशन पर सरकार काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। और देखिए यही एक रीजन है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, तब से चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, एक पारदर्शिता आई है। पहले टेंडर मिलते थे तो ऊपर से आदेश आता था और टेंडर दे दिए जा। अब ई टेंडर की व्यवस्था हो गई है। ई टेंडर से पारदर्शी व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं चल सकता, क्योंकि ई टेंडर है, कोई भी डाल सकता है, अच्छा कहीं से भी डाल सकता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई है, और यही एक रीजन है कि देखिए उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जो योजनाएं लाई, हमारे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का हुआ करता था। हमारी सरकार बनने के बाद में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार का पहला बजट जो आया 4,28,000 करोड़ का आया। चलिए इतना बड़ा बजट गया, अब पैसा कहां से आएगा? इसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट की। इन्वेस्टर मीट में हमने जो एमओयू साइन किए पहली बार में, वो भी 4,28,000 करोड़ के थे। ये ठीक है कि सारी चीज धरातल पर नहीं आई है, लेकिन 30 से 40% भी आया तो पैसा तो आया उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश जो है इजी डूइंग में नंबर 2 है, पहले नंबर 20 पे हुआ करता था। लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक सेवा उन गरीब मजदूरों को दी जा सकती है और वहां से उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन जो पिछड़े गांव होते हैं, जो पिछड़े इलाके होते हैं, उनके पास ना मोबाइल फोन होता है, ना टेलीफोन होता है, ना भी उनके पास कोई कंप्यूटर होता है। तो सर उन लोगों तक जो कि उसके असली हकदार हैं, उस स्कीम के या उस पॉलिसी के असली हकदार हैं, उन तक ये स्कीम्स कैसे पहुंचेंगी सर? उनको पता कैसे चलेगा कि सरकार इस तरह की स्कीम बना रही है? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यही तो मोदी जी का कमाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो देश के आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी ने जो आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाई है। आज आप मोबाइल पर जो आपके सामने हम इंटरव्यू दे रहे हैं स्काइप पे, ये कहां से आ गया? अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अपना तो पहले से हर गांव में
मोबाइल जो बहुत महंगा हुआ करता था बहुत सस्ता हो गया और हर गांव के लोगों को अब मोबाइल के कुछ चलाना आने लगा है और मोबाइल की जानकारी होने लगी है। अच्छा, आप तो पहले से आया हुआ था, स्मार्टफोन गांव के लोग रखने लगे हैं, उस पर आज की डेट में योजनाएं जा रही हैं। हमारा जो जिले का प्रशासन होता है जिस किसी भी डिपार्टमेंट का, वो आप गांव गांव जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार करता है, गोष्ठियां होती हैं, कृषि मेला लगता है, हेल्थ मेला लगता है, इस और सौभाग्य योजना में फ्री कनेक्शन दिया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश, मैं अपनी विधानसभा की बात अगर करूं तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में जब मैं विधायक बना तो करीब 87 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली तक नहीं पहुंची थी। हमारे प्रदेश की सरकार की नीतियां, देश की नीतियां और के माध्यम से आज एक भी मजरा ऐसा नहीं है या एक गांव नहीं है जहां पर बिजली न पहुंच गई हो। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो एक अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ जी। इसके बावजूद जब बिजली की जनरेशन उत्पादन कम था, इसके बाद भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। आज नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा था जी। जिस तरह से सिल्ट की खुदाई की गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक और कहा है कि घर घर हर घर में पानी की व्यवस्था होगी। 2022 तक हर घर में, हर गांव में पानी, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो दी है। छोटे मोटे काम नहीं है, हजारों करोड़ के काम है, लाखों करोड़ के काम है। ऐसी सारी योजनाएं गांव में, किसान सम्मान निधि, हर गांव में हर किसान को मिल रही सम्मान निधि, हर मजदूर को रोजगार मिल रहा। बिजली की बात की तो ये जो बिजली के निजीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस पर जो है वहां के स्थानीय कर्मचारी जो है, विद्युत कर्मचारी जो है, वो इस चीज को लेकर खुश नहीं है, ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को जो है बिजली नहीं मिल रही है। तो उस चीज पर आप क्या कहना है, मतलब क्या निजीकरण सही होगा? नहीं, देखिए ये सच्चाई है जी कि बिजली एक बड़ी समस्या है जी। और निजीकरण का जो मतलब है, मैं ये कह सकता हूं कि अभी चूंकि जब सरकारी क्षेत्र में आदमी का नौकरी हो जाती है तो थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। इवन दो बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत चुस्त और मुस्तैद है जी। हमारा सरकार की ये सोच है कि जब से हमारी सरकार बनी है हम जनता को 100% देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जनता के पास में अगर 1 रुपया आए तो 99 नहीं, 1 रुपया का पूरा पूरा लाभ पहुंचना चाहिए। ऐसे में अगर बिजली विभाग को निजीकरण के माध्यम से हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा ला सकते हैं, हम ज्यादा इस तरह से लोगों को ऊर्जा दे सकते हैं, हम ज्यादा ऊर्जा का जनरेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बिजली पहुंचाकर और 24 घंटा बिजली दे सकते हैं। ऐसा संकल्प है, ऐसी कल्पना है। इस कल्पना करने के लिए अगर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी आती है और वो कहती है कि हम ये सब आपका काम करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें जाने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र के एम्प्लॉई है उनको ना निकाला जाए, ना उसमें छटनी की जाए, उनको एज इट इज रखा जाए, जिससे कि बेरोजगारी की कोई समस्या ना आए। तो अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए हर आदमी को सरकारी नौकरी से ज्यादा प्यार होता है, चाहे नौकरी होती, चाहे सरकारी क्षेत्र की हो चाहे निजी क्षेत्र की हो। लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य, ड्यूटी गंभीरता से, ईमानदारी से करना चाहते हैं तो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन अभी चूंकि थोड़ा समय लगेगा लोगों को इस बात का जागरूक होने में, और निश्चित रूप से वो भी प्रपोजल अच्छा है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके अभी शंका ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको फिक्स अमाउंट मिले, सही सैलरी मिले, टाइम से मिले, काम भले कम करना पड़े लेकिन सैलरी टाइम पे मिले। तो ये उनका सोचना है। कटियार जी, जैसे हम निजीकरण की बात करते हैं तो जब मैं कृषि कानून की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि काफी ज्यादा किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ किसानों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी जो योजना लेकर आई है सरकार, उस चीज पर क्लियरेंस देना, उस चीज पर कम्युनिकेशन देना। आपको नहीं लगता कि सरकार अगर कोई नीति लेकर आती है उस पर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, कि लोगों तक वो चीज वो नहीं पहुंच पाती है, विपक्ष जो है बीच में अपना कुछ एंगल डाल के और
लोगों तक पहुंचा देता है और लोग जो है भ्रम में आ जाते हैं और उसके बाद लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। देखिए तो आप कैसे देखते हैं? नवनीत जी, जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी एक गरीब के बेटे हैं और उसने गरीबों को उठाने के लिए, किसानों को उठाने के लिए ये काम किया। आप सोच सकते हैं कि आज हमारे पास में खेत है यार, आपके पास में खेत है किसी गांव में, और वहां पर अनाज जो है उसमें 10,000, 20,000, 25,000 का, 50,000 का गल्ला पैदा होता है, लेकिन वो हम ना तो मंडी पर ले जा पाते हैं, बटाई पे दे देते, तिहाई पे दे देते हैं, वो मालूम पड़ता है कि पता ही नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि एक बड़ी कंपनी आएगी, आप कई कई सौ बीघों में एक तरह का प्रोडक्ट होगा, उसका प्रोडक्ट का पूरा देखभाल वो करेगी, आपको उचित मुआवजा मिलेगा और उस जो हमारे यहाँ ग्रेन पैदा हुआ होगा वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होगा। कितना समृद्ध होगा, जो जहां पर आदमी को 25,000, 50,000 रुपया पर बीघा मिलता है, वहां पर उसको 1 से 1.5 लाख रुपया पर बीघा मिलेगा। ये सोचिए, समझिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में लोगों को जानकारी जो आप है वो जानकारी पूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमेशा देश का फायदा होने वाला है और फायदा ऐसा नहीं होगा, देश हिंदुस्तान भारत की अगर स्वर्ग की सोने की चिड़िया कहा गया है, तो आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा तब जब हमारे देश का किसान समृद्धशील होगा, जब हमारा देश और यही जो एक किसान जो है, किसानों की वजह से इस साल भारत देश में जो जीडीपी इन्फ्लेशन है काफी ज्यादा देखने को मिला, 3.4% जो है देखने को मिला। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब हम दूसरे ऑर्डिनेंस पे आते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो प्राइवेट प्लेयर्स जो मार्केट में घुसेंगे, यानी कि जो मंडी में घुसेंगे, मान लीजिए अगर वो 80 रुपए का रेट दे देते हैं और जो आड़ती था या जो मंडी के व्यापारी थे वो एक चीज के 20 रुपए रेट दे रहा है, तो 20 रुपए और 80 रुपए में किसान तो 80 रुपए वाले के पास जाएगा। तो क्या उन लोगों के जो मंडी में व्यापार कर रहे हैं, क्या उन लोगों के पेट पे लात नहीं है? ये एक सीधा सा सवाल जो मैं आपको नहीं ऐसा है, मैं बताऊं आपको, सरकार ने कहा है कि जो सरकार ने एक न्यूनतम रेट रखे हैं एमएसपी, उसको कोई चेंज नहीं करेगा जी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को शंकाएं हैं वो शंकाएं निमूर्त है। हम लोग सब बता रहे हैं इस बात को कि उस फार्मिंग से क्या है कि हम आज हमारे खेत में गेहूं पैदा हो रहा, अगर वो गेहूं 10 कुंटल का बीघा पैदा हो रहा और वही खेत में अगर गेहूं 25 कुंटल का बीघा पैदा होने लगे, तो किसान का फायदा है कि नहीं फायदा है? अच्छा, उसको उन्नत भी ज्यादा मिलेगी, अच्छा गेहूं की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो ये सारी चीजों में जो है उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का फायदा हो रहा, किसानों का फायदा हो रहा। देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है सिर्फ हमारे देश का किसान समृद्धशाली हो, हमारे खेत के किसान की आय दुगनी तिगनी चौगुनी हो, इसी के लिए तो ये इतनी बड़ी योजनाएं लाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री का तो कोई वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना उनके पास में कोई है कि वो परिवार एक है कि वो परिवार में उनका बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगा। उनका एक ही सोचना है, देश का किसान समृद्धशाली हो, उत्तर प्रदेश सहित देश पूरे विश्व में विश्व गुरु बने और हिंदुस्तान अपनी वैभव को प्राप्त करे। जी बिल्कुल, उम्मीद है अगर हमारे देश को इस तरह की ऊंचाइयों पर लेकर जाया जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। सर, मैं ब्लैक मार्केटिंग पर आपसे बात करना चाहूंगा। जब हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, जब सरकार ने बोला है कि कोई लिमिट नहीं है स्टोर करने की, तो सर क्या ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने का एक डर तो नहीं हो जाएगा? सरकार ने उसके लिए क्या सोचा है और उसके लिए सरकार ने क्या कम्युनिकेशन दी है? देखिए, जो ब्लैक मार्केटिंग है वो बहुत व्यापक लेवल पर चल रही थी। केंद्र में हमारी सरकार अभी 6 साल से आई है, प्रदेश में हमारी सरकार 3.5 साल से है। आपको ये ताज्जुब होगा और मैं बताना चाहता हूं कि करीब 600 से ज्यादा हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बनवाए हैं उत्तर प्रदेश में जी, और
जिसकी कैपेसिटी बहुत 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 ज्यादा है। और उसके बाद में हम लोगों ने रेंट पे भी लिए है। हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने, सहकारिता मंत्रालय ने बहुत सारे जगह किराए पे लिए हैं। आज की डेट में अगर हमारा उत्पादन बहुत होता है तो रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। इसके पहले नहीं हुआ करता था। हमारी भी सरकार आई तो 1 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अब जाके 3.5 साल में अब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में सब पर्याप्त है। अब जो ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग के ही बैकबोन पे ही लात मारने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे, किसान को पैसा किसान को उचित दाम दिलाएंगे, किसान का पैसा किसान को दिलाएंगे, बिचौलिया नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही तो यही तो प्रबंध कर रहे हैं। तो सर, क्या प्रशासन इस चीज की गारंटी दे सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, किसान के पेट पे लात ना लगे? देखिए नवनीत जी, हर सरकार का काम होता है कि 100% देने का। हम लोग अपना सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। सिस्टम मजबूत के माध्यम से कोशिश कर रही जा रही है, अपना ट्राई कोशिश जारी है। अब आपको 100% अगर रुक जाएगा, 100% कहीं कोई नहीं रुकता है, क्योंकि 100% किसी में चलता ही नहीं है। मैं अब ईमानदारी से हमारी कोशिश है कि अपने आप को, अपनी सरकार को और सरकार के माध्यम से आम आदमी को जो सहूलियत मुहैया करा सके, वो अच्छी से अच्छी सहूलियत दे सकें। तो एक आखिरी सवाल जो है मैं कटियार जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे आप खासे एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पे अगर कोई भी सरकार की या पार्टी की कोई भी ऐसी अपडेट आती है, आप ट्विटर पे डालते हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने आपका ट्विटर अकाउंट चेक किया, स्क्रॉल किया पूरा, तब शायद हमारी टीम भी शॉक में आ गई थी कि आखिर कटियार जी ने हाथरस कांड के बारे में जिक्र भी नहीं किया। तो लोग इसको कैसे लें? किसके बारे में? हाथरस कांड के बारे में। देखिए जी, हाथरस कांड एक ऐसा कांड जी और एक ऐसी घटना जो बहुत ही निंदनीय है। जी, उस युवती के साथ में जो भी घटना घटी, जी, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही निंदनीय है। और उसका जिक्र नहीं किया, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि हमने एक पोस्ट डाली है उसमें, आपने शायद देखा नहीं है, उस पर एक पोस्ट पड़ी हुई है और जिसमें कि उसमें निंदा की गई है। और सच्चाई है कि हर इंसान जो भी, तो आपने एक पोस्ट ऐसी कोई दिखी नहीं हमको, तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे। जी, आपकी ऐसी कोई ट्विटर पे सर हमको पोस्ट दिखी नहीं, इसलिए हमारी टीम ने बोला कि नहीं आपने अभी पोस्ट देखी नहीं। अब आप दोबारा देखेंगे तो आपको मिल जाएगी पोस्ट देखने के लिए। हो सकता है कभी कभी हम करीब 10 से 12 पोस्ट डेली डालते हैं, तो हो सकता है आपके पास ना गई हो या आपने ना देख पाए हो। बहुत सारी पोस्ट हैं आजकल। तो चलिए अब ये बता दीजिए, 2022 में आप भोगनीपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं या कुछ और ही प्रोग्राम बनता नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, बहुत साधारण सिपाही। और कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी तय करती है। हम अपना 100% भोगनीपुर में दे रहे हैं। पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का निर्णय होगा तो भोगनीपुर से चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ भोगनीपुर से विधायक विनोद कटियार। तो ये थे हमारे साथ भोगनीपुर से विधायक कटियार जी। विनोद कटियार जी की अगर हम बात करें तो उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। अगर हम इनकी पहले की इतिहास देखें तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। और वहीं हमारे साथ आज इन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से अच्छे से जो पक्ष जो है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से रखा था। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।